अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब्दुल मन्नान, अब्दुल मन्नान, प्रेजेंट सर। अजवा मनाल, अजवा मनाल, अलीजा बशारत, ओके अलीजा, अमाइम अबूजर, अमाइम अबूजर, अंसा याकूब, अंसा याकूब, हमजा जावेद, हमजा जावेद, अक्सा अरशद, जी सर। बरीरा असलम, बरीरा असलम, दुआ कंबर, प्रेजेंट। फिजा बीबी, प्रेजेंट सर। हादिया जैनब, प्रेजेंट सर। जवेरिया जावेद, प्रेजेंट सर। खदीजा हफीज, खदीजा हफीज, कंजा फकीर, यस सर। कनीज फातिमा, प्रेजेंट सर। मरियम महमूद, मरियम महमूद, मारवा आबिद, प्रेजेंट सर। मरियम बीवी, प्रेजेंट सर। मिनाइल फातिमा, प्रेजेंट सर। मोहसिन फारूक, मोहसिन फारूक, ये मोहसिन फारूक क्यों नहीं आता क्लास में? उस्मान है? उस्मान इसे क्या इशू है मोहसिन फारूक का? सर कोई भी इशू नहीं है इसका। तो इस तरह तो ये शॉर्ट अटेंडेंस हो जाएगा। सर ये जो है ना खुद क्लासेस अटेंड नहीं करता। इसने कल सर ने पूछा था तो इसने कहा था कि सर मेरा लिंक का इशू होता है, लेकिन ऐसा कोई इशू नहीं होता सर। लिंक वगैरह सब कुछ व्हाट्सएप में आ जाता है अगर मेल पे इशू हो तो। क्योंकि ये जो मेल की है वो ये मेरे पास रिकॉर्ड है और इसमें ईमेल आईडी का इशू आ रहा था ना जो इसकी थी, तो अब वो सही हो गई है। तो व्हाट्सएप ईमेल आईडी अगर नहीं भी हो तो व्हाट्सएप पे हम लिंक शेयर कर देते हैं ग्रुप में। ये है ना इसका ईमेल आईडी यस सर। मोहसिन फारूक का 001 है। 001 वही है। और ये सारी मेल इसको गई है, तो अब तो बल्कि ये भी इसका बहाना नहीं चलना। यस सर। क्योंकि ऑलरेडी इसके मेरे ख्याल में 6 एब्सेंट हो चुकी है। 1 2 3 4 5 6 7 5 की लगाकर 7 होती है। मोहम्मद अफजाल, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद हसनैन अयाज, प्रेजेंट सर। मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद रिजवान,
मोहम्मद हाशिर, Yes, sir. मोहम्मद साद, Present, sir. मोहम्मद उस्मान तैयब, present sir, मुज़य्यन, Present, sir. नदीम, Present, sir. निमरा खलील, Present, sir. निमरा सिद्दीक, Present, sir. नूर अहमद, Present, sir. उसामा, Present, sir. रमला मजहर, Present, sir. रिदा जैनब, रिदा जैनब, रुमैसा नदीम, Present, sir. रुमैसा नदीम, ओके रुमैसा, सबा अकरम, Present, sir. समीउल्लाह, Present, sir. सना असगर, ओके सोहा शहजाद, Present, sir. सैयद आन रजा, सैयद आन रजा, तस्कीन अहमद, तस्कीन, जैनब राहील, Present, sir. कोई स्टूडेंट है जिसने लेट ज्वाइन किया हो? अजवा मनाल, हमायम अबूजर, अंसा याकूब, अंजा जावेद, Present, sir. बरीरा असलम, खदीजा हफीज, Present, sir. मरियम महमूद, मोहसिन फारूक, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद रिजवान, रिदा जैनब, सैयद आन रजा, तस्कीन, Present, sir. जी अब्दुल मन्नान, अब्दुल मन्नान, अब्दुल मन्नान, आज की एक्टिविटी में आपके 0 मार्क्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट है जवेरिया जावेद। Yes, sir. जवेरिया जावेद, लास्ट टाइम हमने क्या स्टडी किया था? सर हमने इक्वेशन डिफरेंशियल स्टडी किया था और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से वो बॉल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस और डाल्टन्स लॉ और रियल गैसेस और आइडियल गैसेस। ग्राहम्स लॉ ऑफ इक्वेशन क्या है? यस सर। ग्राहम्स लॉ ऑफ इक्वेशन। Rate of diffusion is inversely proportional to square root of its mass. ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट है हादिया जैनब। हादिया जैनब। हादिया जैनब, आज की एक्टिविटी में आपके 0 मार्क्स हैं। नेक्स्ट मोहम्मद उसामा। मोहम्मद उसामा। मोहम्मद उसामा, आज की एक्टिविटी में आपके भी 0 मार्क्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट है रमला मजहर। यस सर। रमला, ये बताओ डेंसिटी और मोलर मास में क्या रिलेशन है? सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सर दोबारा दोबारा रिपीट करें, डेंसिटी सर किस केस में? डेंसिटी का मोलर मास के साथ गैस के केस में क्या रिलेशन होता है? सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किस तरह? सर मैं फार्मूला बता दूं? जी, फार्मूला बता दो। D is equal to sir m by v, small m by v is equal to p by m divided by r over t, RT sir. अच्छा रमला, ये बताओ कि टेम्परेचर का डेंसिटी के साथ क्या रिलेशन है? सर टेम्परेचर का इनवर्सली। ठीक है रमला। सबा अकरम। यस सर। सबा, ये बताएं कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में कौन कौन से 2 पॉइंट ठीक नहीं है? जी सबा अकरम। ठीक है, हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में 5 पॉइंट पढ़े थे, जिसमें से 2 गलत थे। उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत थी। वो पॉइंट कौन कौन से हैं? सबा, आपको ये क्वेश्चन नहीं आता, इसलिए आज आपके भी एक्टिविटी में 0 मार्क्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट है सोहा शहजाद। सोहा शहजाद। यस सर। सोहा, ये बताएं कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से रियल गैसेस आइडियल गैसेस से इनहराफ करते हैं? सर आप किस क्या कह रहे हैं, सन की समझ नहीं आई तो बोलते हैं। मैंने कहा है कि रियल गैसेस आइडियल गैसेस से डेविएशन शो करती हैं, और कौन से 2 पॉइंट हैं जिनकी वजह से ये डेविएशन ज्यादा होता है? जी सोहा। सोहा, आपको आंसर नहीं आता, आज की एक्टिविटी में सर आपके भी 0 मार्क्स हैं। सर रुके तो सही ना। कितना रुकूं? सर
तो भाई ये बताओ, compressibility. और सर एक क्यों बताया? तो भाई ये या बताओ, डेंसिटी. ये बताओ, ये आपके मोबाइल पर मैसेज कौन कर रहा है? सच बताना सर। सर ग्रुप के अंदर मैसेजेस आ रहे थे, किस चीज के? वो लिंक वगैरह सेंड कर रहे थे, किसके, किसी क्लास का के? नहीं हुआ था इसीलिए. तो ये तो आपको 2-3 दफा मैसेज आए हैं और उसकी आवाज यहाँ तक आ रही है। सर आपको पता ना कि अजवा मनाल का नहीं ज्वाइन हुआ हुआ, आप देख सकते हैं, उसका पैकेज नहीं है. यस सर, मेरा नेट नहीं बिल्कुल आ रहा चल रहा और मेरा नहीं चल रहा हुआ उसका, क्या कहते हैं, मेरे मोबाइल पे कनेक्शन नहीं आ रहा, नेट के सिग्नल्स बहुत कम है यहाँ पर लाहौर में. कॉज मैं कोशिश कर रही हूँ बट नहीं हो रहा, मेरा नेट नहीं, क्लास ज्वाइन नहीं हो रही, सॉरी सर. तो हाँ, उसकी तो मैं इशू नहीं कर रहा, ना ही मैं यानी कि ये कह रहा हूँ कि किसी का ये इशू है, उसमें तो मैं जितना मेरे पास हो सकता है मैं कर सकता हूँ। सर कैन आई लेकिन सेंड यू ये स्क्रीनशॉट, कैन आई सेंड यू स्क्रीनशॉट जिसके अंदर इसने अपने भाई को मैसेज किया मुझे पैकेज करा दें. सर आपको सब बात इधर ही बता दूं क्या? सोहम, मैंने कब कहा है कि आपसे कि ये चीज करें? तो आपने कहा ना किसका मैसेज आ रहा था, मैं आपको वही बता रही हूँ. किसका नहीं ज्वाइन, तो वो अपने भाई को बार बार कॉल करिए मेरा पैकेज करा दे, उसके मैंने सोहा मैसेजेस आ रहे. सोहा मैंने ये कहा है कि अगर किसी का इस तरह का इशू होता है तो मैं उसमें जितने मैं कंपनसेट कर सकता हूँ मैं करूँगा। यस. थैंक यू लेकिन सो मच सर. क्वेश्चन आंसर में आप लोगों क्वेश्चन का आंसर नहीं दोगे तो उसमें मैं कुछ भी हेल्प नहीं कर सकता। ये मैं समझ आ गई है. ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है बरीरा असलम। बरीरा असलम। फिजा बीबी। Yes, sir. फिजा बीबी, ये बताओ कि रियल गैसेस आइडियल गैसेस से इनहराफ या डेविएशन क्यों शो करती हैं? उनका बिहेवियर जो है रियल गैसेस जैसा क्यों नहीं होता है? सर क्योंकि उनके अंदर जो कोलिजन्स होती हैं वो भी डिफरेंट होती हैं, इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस भी डिफरेंट होती हैं, काइनेटिक एनर्जी चेंजेस होते हैं. बस फिजा। सर उसके अलावा वंडर वाल इक्वेशन फॉलो करती हैं रियल गैसेस, और आइडियल गैसेस जो होती हैं वो आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करती हैं. वंडर वाली क्वेश्चन तो हमने अभी पढ़ी नहीं है, इसके मेन पॉइंट का मैं पूछ रहा हूँ जो हमने पढ़े हैं। सर जो रियल गैसेस होती हैं उनके अंदर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं, लेकिन आइडियल गैसेस में नहीं होती. और जो रियल गैसेस होती हैं उनके अंदर कोलिजन्स नॉन इलास्टिक होती हैं और आइडियल गैसेस में इलास्टिक होती हैं. आइडियल गैसेस में काइनेटिक एनर्जी जो है वो कांस्टेंट होती है और रियल गैसेस में कांस्टेंट नहीं होती, चेंज हो जाती है, वेरिएबल है. फिजा, हाफ क्वेश्चन का आंसर ठीक है, हाफ अभी तक अभी आपने बताया नहीं। फिजा, आपका हाफ आंसर ठीक है, हाफ के नंबर आपको लग गए। इसके बाद आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चलिए एक और स्टूडेंट से पूछ लेते हैं, उसके बाद फिर लेक्चर शुरू करते हैं। और ये मार्क्स जो हैं जितने भी आप लोगों से क्वेश्चन किए जाएंगे उनका एवरेज आप लोगों को मार्क्स लगेंगे। जिस तरह यानी कि ये नहीं होगा कि एक से पूछ लिया तो सेकंड जो क्लास है उसमें से उससे नहीं पूछे जाएंगे। जिससे 2 पूछे या 3 पूछेंगे, 4 पूछेंगे, उसको उतने से डिवाइड करके एवरेज आप लोगों का नंबर लगेंगे।
और उसको कन्वर्ट किया जाएगा एब्सोल्यूट 5 में से, जिसके जितने नंबर आएंगे वो ऐड कर दिए जाएंगे। और सिर्फ ये एक्टिविटी इसीलिए रखी है क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट जो हैं वो स्टडी नहीं कर रहे, तैयारी नहीं कर रहे। अगर आप लोग ऑनलाइन सिस्टम में तैयारी नहीं करते तो उस कंडीशन में आप लोगों का कोर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, और जिस वक्त कोर्स ज़्यादा हो जाता है तो फाइनल स्टूडेंट का अच्छा नहीं होता है। अगर आप लोग साथ साथ तैयारी करते हो तो उस कंडीशन में ही आप लोगों का फाइनल पेपर अच्छा होता है, क्योंकि फाइनल पेपर की वेटेज ज़्यादा है। मीडिया क्विज़ की वेटेज जो है वो कम है, फाइनल पेपर की वेटेज ज़्यादा है। और अगर आप लोगों का फाइनल पेपर अच्छा नहीं होता तो उस कंडीशन में आप लोगों का मार्क्स जो है वो CGPA जो है वो कम आता है। इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग मेरे साथ साथ जो आप लोगों की क्लास होती है उसको अटेंटिवली अटेंड करें और उसके साथ बाद में उसकी रिवीजन करें। आप लोग लेक्चर के साथ साथ तैयारी करोगे तो आप लोगों की अच्छी तैयारी होगी। अदरवाइज आप लोग कहते हो क्लास में हम तैयारी कर लेंगे तो उस वक्त आप लोगों के पास जो तैयारी है प्रॉपर तैयारी नहीं होती है। और ये एक्टिविटी इसीलिए ऐड की है ताकि आप लोग इसी एक्टिविटी की वजह से आप लोग पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। जी सर वो लास्ट टाइम जो हम ग्राफ लॉ किया था वो वाली स्लाइड्स एक सेकंड आप ओपन कर सकते हैं? सॉरी, जो लास्ट टाइम ग्राहम लॉ किया था वो स्लाइड्स ओपन कर सकते हैं आप एक सेकंड? रहमला की स्लाइड 1 मिनट में ओपन कर देता हूँ। ये है। सर जो रेट का फार्मूला लिखा था पिछली स्लाइड पे कहीं पे एक रेट का फार्मूला आया था हाँ इसके लिखा हुआ अलावा। है, 1 मिनट। ये है। सर ये 1/, मोलर मास होगा ना, मोलर मास स्क्वायर तो नहीं होगा? 1/, 1/, मोलर मास होगा ना, 1/m होगा, m स्क्वायर तो नहीं होगा? इधर 2m लिखे हैं। नहीं, ये बाय मिस्टेक मोलर मैस, यानी कि मोलर के लिए कैपिटल में लिखा हुआ है, उसके बाद मैस के लिए कैपिटल में लिखा हुआ है। ओके ये सर, ओवरऑल जो है वो मोलर मैस ही है। ओके सर, सर इधर मैं कंफ्यूज हुआ होता। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। आज से आप लोगों का चैप्टर नंबर 11 जो है वो स्टार्ट होता है। लास्ट चैप्टर में आप लोगों ने गैसेस के बिहेवियर के बारे में स्टडी किया है, उनके दरमियान जो स्पेस है, उनके दरमियान जो इंट्रैक्शन है उसको किस तरह कंट्रोल करते हो उसके बारे में स्टडी किया है। ये चैप्टर जो है इसमें आप लोगों ने लिक्विड और सॉलिड के बारे में स्टडी करना है, तो उनके बिहेवियर में क्या चेंजेस होती हैं और सॉलिड, गैस और लिक्विड के फेज के दरमियान क्या डिफरेंस है। जिस वक्त हम कंपेयर करते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस को, तो उस कंडीशन में सबसे ज़्यादा डेंसिटी जो है जनरली लिक्विड सॉलिड मॉलिक्यूल की होती हैं। जो सॉलिड फॉर्म में कम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं, कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, उनकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है। ये जनरली है, हर केस के लिए नहीं है। कुछ ऐसे भी केस हैं जो लिक्विड फॉर्म में उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है और सॉलिड फॉर्म में उनकी डेंसिटी कम होती है, लेकिन जनरली सॉलिड फेज में सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है, उसके बाद लिक्विड फेज में होती है, और सबसे कम डेंसिटी जो है
वो गैस फेज की होगी। लेकिन जिस वक्त हम कंपेयर करते हैं आइस के केस में वाटर यानी कि लिक्विड फेज से, जिस वक्त आइस फॉर्म में वाटर कन्वर्ट होता है तो उस कंडीशन में सॉलिड फेज में डेंसिटी कम है और लिक्विड फेज में इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। इसकी रीज़न ये है कि जिस वक्त लिक्विड से सॉलिड फेज में वाटर मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता है तो उस कंडीशन में इसके दरमियान स्पेस जो है वो जनरेट हो जाती है। यहाँ पर आप लोगों के पास वाटर की एग्जांपल दी हुई है। जिस वक्त यह लिक्विड फेज में होता है तो उस कंडीशन में इसके मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट इस शेप में होती है, और जिस वक्त ये आइस की फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो उस कंडीशन में उसकी अरेंजमेंट मॉलिक्यूल की ये है। अब आप लोग इन दोनों पिक्चर में ये चेक कर सकते हो, देख सकते हो कि जिस वक्त ये आइस फॉर्म में कन्वर्ट होता है वाटर मॉलिक्यूल तो उस कंडीशन में इनके मॉलिक्यूल के दरमियान जो स्पेस है वो ज़्यादा है। लेकिन जिस वक्त हम कंपेयर करते हैं इस स्पेस को लिक्विड फेज से तो उस कंडीशन में स्पेस जो है इसकी निस्बत बहुत कम है। और हमने ये पढ़ा था कि जिस वक्त मॉलिक्यूल के दरमियान स्पेस कम होगी, मॉलिक्यूल एक दूसरे के ज़्यादा करीब होंगे तो उस कंडीशन में डेंसिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी। इसीलिए हम कहते हैं कि वाटर की लिक्विड फेज में डेंसिटी ज़्यादा होती है, उसके बाद सॉलिड फेज में उसकी डेंसिटी होती है और सबसे कम डेंसिटी जो है वो गैस फेज में होती है। लेकिन जनरली जो है ये सिर्फ वाटर के केस में इस तरह का बिहेवियर, लेकिन जनरली जो डेंसिटी का केस होता है उसमें सॉलिड मटेरियल की डेंसिटी ज़्यादा होती है, उसके बाद लिक्विड मॉलिक्यूल की होती है और सबसे कम डेंसिटी जो है वो गैस फेज की होती है। जिस वक्त हम डेंसिटी को कंपेयर करते हैं तो उस कंडीशन में वाटर की डेंसिटी जो है स्टीम में यानी कि वेपर फेज में 5.90 इंटू 10⁻⁻⁴ वैल्यू होती है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और जिस वक्त वाटर के लिक्विड फेज में चेक करते हैं तो उस कंडीशन में इसकी डेंसिटी जो है वो 0.998 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, और आइस की फॉर्म में इसकी डेंसिटी जो है वो 0.917 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो है वो होती है। इसका मतलब है कि जिस वक्त हम वाटर को आइस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो उस कंडीशन में उसकी डेंसिटी जो है वो कम होगी और उसका वॉल्यूम लिक्विड की निस्बत ज़्यादा होगा, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल के दरमियान स्पेस जो है वो जनरेट हो रही है और उसी वजह से मॉलिक्यूल का वॉल्यूम सॉलिड फेज में वाटर मॉलिक्यूल का वॉल्यूम जो है वो इन्हांस होता है। और जिस वक्त आप लोग कभी भी वाटर को, आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि अगर वाटर को किसी कोले में फ्रीजर के अंदर रखते हो तो उस कंडीशन में वाटर का वॉल्यूम जो है इनिशियल वॉल्यूम से लिक्विड फेज के वॉल्यूम से ज़्यादा होता है। ये आप लोग कंपेयर भी कर सकते हो। उसकी रीज़न यही होती है कि जिस वक्त वो आइस की फॉर्म में कन्वर्ट होता है वाटर मॉलिक्यूल तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल के दरमियान स्पेस जो है वो जनरेट होती है, क्योंकि मॉलिक्यूल का एक पैटर्न के साथ अरेंजमेंट होता है सॉलिड फेज में, और उसी अरेंजमेंट की वजह से इनके दरमियान स्पेस जो है वो जनरेट हो जाती है। जिस वक्त ये स्पेस जनरेट होती है उस कंडीशन में ही वाटर की डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। ये एक एक्सेप्शनल केस है, बाकी जो मोस्टली केसेस होंगे उसमें सॉलिड मटेरियल की डेंसिटी ज़्यादा होगी, उसके बाद लिक्विड की होगी और उसके बाद गैस मॉलिक्यूल की होगी। मॉलिक्यूल्स जो सॉलिड फेज में हों चाहे लिक्विड फेज में हों या गैस फेज में हों, मॉलिक्यूल में एनर्जी मौजूद होती है, हर मॉलिक्यूल के अंदर एनर्जी मौजूद होती है। किसी में एनर्जी जो है वो कम होती है, किसी में एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है, लेकिन एनर्जी सभी के अंदर मौजूद होती है। जिस वक्त हम एनर्जी के रेफरेंस से कंपेयर करते हैं सॉलिड
लिक्विड और गैस को, तो उस कंडीशन में सबसे कम एनर्जी जो है वो सॉलिड मालिक्यूल की होती है, उसके बाद लिक्विड मालिक्यूल की होती है, और सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है वो गैस फेज के मालिक्यूल के दरमियान होती है। क्योंकि आप लोगों ने ये पढ़ा है, जब भी आप सॉलिड को लिक्विड में या लिक्विड को गैस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उस कंडीशन में आप लोग टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो, और वो टेम्परेचर जो है वो काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्योंकि जितना आप लोग टेम्परेचर ज़्यादा करोगे, इसका मतलब है कि मालिक्यूल जो है वो उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इन्हांस हो रही है, और जिस वक्त काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी इसका मतलब है कि वो ज़्यादा स्पीड के साथ मूव करेंगे। और जब भी आप लोग सॉलिड को मेल्ट करते हो तो एनर्जी प्रोवाइड करते हो, टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो, जिसकी वजह से मालिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। उसके बाद जब भी आप लोग लिक्विड को गैस फेज में कन्वर्ट करोगे तो उस कंडीशन में भी आप लोग एनर्जी प्रोवाइड करते हो। इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल जिस वक्त सॉलिड से गैस लिक्विड फेज में कन्वर्ट होते हैं तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल एनर्जी गेन करते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है। और जिस वक्त वो लिक्विड से गैस फेज में कन्वर्ट होते हैं तो उस कंडीशन में भी उनकी एनर्जी जो है वो इन्हांस होती है। और जिस वक्त काइनेटिक एनर्जी इंट्रैक्शन की फोर्स पर डोमिनेट आती है तो उस कंडीशन में ही मॉलिक्यूल लिक्विड फेज से गैस फेज में कन्वर्ट होंगे। अगर इंट्रैक्टिव फोर्स जो हैं वो काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा हैं तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल लिक्विड फेज से गैस फेज में कन्वर्ट नहीं होंगे। और अगर काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की अट्रैक्टिव फोर्स से ज़्यादा होगी तो उस कंडीशन में ही मॉलिक्यूल लिक्विड फेज से गैस फेज में कन्वर्ट होंगे। इसका मतलब है कि जब भी हम मॉलिक्यूल को टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि जब भी हम फेज को चेंज करेंगे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में, तो उस कंडीशन में टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे। और हमने ये स्टडी किया है कि जब भी हम टेम्परेचर को प्रोवाइड करते हैं तो टेम्परेचर की वजह से मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इन्हांस होती है। इसका मतलब है कि सॉलिड मॉलिक्यूल जो हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है, और उसके बाद लिक्विड मॉलिक्यूल की एनर्जी जो है वो सॉलिड मॉलिक्यूल की निस्बत ज़्यादा है और गैस मॉलिक्यूल की निस्बत कम है। और गैस मॉलिक्यूल जो गैस फॉर्म में मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं उनकी एनर्जी सॉलिड और लिक्विड की निस्बत सबसे ज़्यादा होती है। अगर हम इन तीनों को कंपेयर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप, वॉल्यूम, कंप्रेसिबल फैक्टर एंड फ्लो और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बेस पर, तो उस कंडीशन में हम ये कहते हैं कि अगर शेप जो है वो सॉलिड मॉलिक्यूल की फिक्स होगी, उसकी एक स्पेसिफिक शेप होगी, लेकिन लिक्विड और गैस मॉलिक्यूल की कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होगी, प्रॉपर शेप नहीं होगी। और जिस वक्त हम कंपेयर करते हैं वॉल्यूम के रेफरेंस से, तो उस कंडीशन में सॉलिड और लिक्विड मॉलिक्यूल की डेफिनेट वॉल्यूम होगा, और गैस मॉलिक्यूल का डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होगा। जितना भी आप लोग प्रोवाइड करोगे, गैस जो है उस टोटल वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, लेकिन सॉलिड और लिक्विड जो है एक लिमिट, यानी स्पेसिफिक रेंज है, उसमें ही वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेंगे, उससे ज़्यादा को वॉल्यूम को ऑक्यूपाई नहीं करेंगे। और जिस वक्त हम कंपेयर करते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के ज़रिए, तो उस कंडीशन में हम गैस मॉलिक्यूल को कंप्रेस कर सकते हैं, सॉलिड और लिक्विड मॉलिक्यूल को कंप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड मॉलिक्यूल के दरमियान स्पेस ना होने के बराबर होती है। मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, इसी वजह से सॉलिड और लिक्विड फेज में मटेरियल जो है वो प्रेशर को बियर कर सकता है, लेकिन गैस फेज में मॉलिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से
अगर आप लोग प्रेशर अप्लाई करते हो एक्सटर्नल प्रेशर, तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आते हैं, जिसकी वजह से वॉल्यूम डिक्रीज होता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल जो है वो कंप्रेसिबल हैं, लेकिन सॉलिड और लिक्विड के मॉलिक्यूल कंप्रेसिबल नहीं होते। और जिस वक्त हम कंपेयर करते हैं फ्लो के रेफरेंस से, मूवमेंट के रेफरेंस से, तो उस कंडीशन में लिक्विड के और गैस के मॉलिक्यूल फ्रीली मूव कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड के मॉलिक्यूल एक जगह पर फिक्स रहते हैं। और जिस वक्त हम कंपेयर करते हैं इनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन के बेस पर, तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो सॉलिड मॉलिक्यूल के दरमियान होती है, उसके बाद लिक्विड मॉलिक्यूल के दरमियान होती है, और सबसे कम इंट्रैक्शन जो है वो गैस मॉलिक्यूल के दरमियान होगी। इस तरह हम डिफरेंट पॉइंट की बेस पर सॉलिड, लिक्विड और गैस फेज के दरमियान कंपैरिजन कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट टाइम हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ी थी, जिसमें हमने ये देखा था कि जब भी आप लोग टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल जो है वो उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इन्हांस होती है। और काइनेटिक एनर्जी जब भी मॉलिक्यूल लिक्विड फेज से गैस फेज में कन्वर्ट होगा, तो उस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी और अट्रैक्टिव फोर्सेस, क्योंकि इंट्रैक्शन की फोर्सेस जो हैं वो हर मॉलिक्यूल के दरमियान मौजूद होती हैं, किसी में बहुत कम होती हैं, किसी मॉलिक्यूल में बहुत ज़्यादा होती हैं। और इंट्रैक्टिव फोर्सेस सॉलिड और लिक्विड फेज में बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन गैस फेज में बहुत कम होती हैं। जिस वक्त हम सॉलिड से लिक्विड फेज में कन्वर्ट करते हैं मॉलिक्यूल को, तो उस कंडीशन में हम बेसिकली टेम्परेचर या मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी को इन्हांस करते हैं, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल सॉलिड से लिक्विड फेज में कन्वर्ट होते हैं। उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि उनको वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करना, अब जिस वक्त वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल एक दूसरे से सेपरेट आउट हो जाते हैं, लेकिन जिस वक्त सॉलिड से लिक्विड फेज में करते हैं तो उस कंडीशन में जस्ट मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट चेंज होती है, लेकिन मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। इसका मतलब है कि सॉलिड से लिक्विड फेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें कम टेम्परेचर प्रोवाइड करना होता है, लेकिन अगर हम उसी को कन्वर्ट करते हैं गैस फेज में, तो उस कंडीशन में हमें और ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ती है, क्योंकि उस कंडीशन में हम मॉलिक्यूल्स को टोटली सेपरेट आउट करते हैं। अब मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिफरेंट टाइप की मोशन होती हैं। एक को हम कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन, एक को हम कहते हैं रोटेशनल मोशन, और एक को हम कहते हैं वाइब्रेशनल मोशन। ये तीन टाइप्स होती हैं मोशन की, जिसके जरिए मॉलिक्यूल जो है वो मूव कर रहे होते हैं। और इसमें सबसे कम एनर्जी जो है वो वाइब्रेशनल मोशन की होती है, कि वो मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी बहुत कम है वो वाइब्रेशनल मोशन शो करते हैं, और अगर मॉलिक्यूल की एनर्जी उससे ज़्यादा है तो वो रोटेशनल मोशन शो करते हैं, और अगर मॉलिक्यूल की एनर्जी उससे भी ज़्यादा है तो उस कंडीशन में वो रोटेशनल एनर्जी या रोटेशनल मोशन जो है वो शो करते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप लोग मॉलिक्यूल को कितनी एनर्जी प्रोवाइड करते हो। अगर एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करते हो तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल जो है वो वाइब्रेशनल मोशन भी शो करेगा, रोटेशनल मोशन भी शो करेगा, और ट्रांसलेशनल मोशन भी शो करेगा। और अगर आप लोग एनर्जी उससे कम प्रोवाइड करते हो तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल जो है वाइब्रेशनल मोशन शो करेगा और इसके साथ रोटेशनल मोशन शो करेगा। और अगर एनर्जी मॉलिक्यूल की उससे भी कम है तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन शो करेगा, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन शो नहीं करेगा। जी ज़ैनब। सर सबसे ज्यादा एनर्जी रोटेशनल की होती है? जी, क्योंकि बेसिकली जो है मॉलिक्यूल जब भी मूव करते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों ने एनर्जी लेवल का कंसेप्ट पढ़ा है।
जिसमें एनर्जी लेवल को सब एनर्जी लेवल में भी डिवाइड करते हैं। सपोज आप लोगों के पास ये एनर्जी लेवल जो है वो ट्रांसलेशनल का है, जिसको हम सपोज टी से शो कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जी साहब, सर जब सब्लिमेशन होती है तो ऐसा कौन सा फैक्टर होता है कि वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती, सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं? सब्लिमेशन का ये फैक्टर होता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं जस्ट वो उनके दरमियान मौजूद या ना होने के बराबर, क्योंकि जिस वक्त लिक्विड फेज से कन्वर्ट होती हैं गैस फेज में, तो वो डिपेंड करता है कि उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद हैं या नहीं, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वो वीक हैं या स्ट्रॉन्ग हैं। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लिक्विड से यानी कि मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के दरमियान ना होने के बराबर होती हैं, तो उस कंडीशन में वो सॉलिड से डायरेक्ट ही गैस फेज में कन्वर्ट हो जाती हैं। और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद हैं, तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल जो है पहले सॉलिड से लिक्विड फेज में कन्वर्ट होंगी, फिर लिक्विड से वेपर फेज में कन्वर्ट होंगी। ओके सर, थैंक यू। अब ये ट्रांसलेशनल मोशन के लिए एनर्जी यहाँ से यहाँ तक आप लोगों को प्रोवाइड करना पड़ती है। अगर इतनी एनर्जी प्रोवाइड करोगे तभी मॉलिक्यूल यहाँ से जंप करके यहाँ तक मूव करेंगे, और उस कंडीशन में उनकी मोशन ट्रांसलेशनल होगी। और अगर इसी एनर्जी के सब लेवल करते हैं तो उस कंडीशन में सपोज ये इसके सब लेवल है ट्रांसलेशनल के, और इनको हम नाम देते हैं रोटेशनल मोशन। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। अगर आप लोग इतनी एनर्जी प्रोवाइड करते हो, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ जाता है, या यहाँ से इलेक्ट्रॉन या मॉलिक्यूल की मोशन जो है वो यहाँ तक पहुँचती है, इतनी एनर्जी प्रोवाइड करते हो, या यहाँ से यहाँ जंप करता है, तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल जो है वो रोटेशनल मोशन शो करता है। डिपेंड करता है कि आप लोग एनर्जी कितनी प्रोवाइड करते हो, और इस एनर्जी लेवल को फर्दर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में डिवाइड किया होता है। जिस तरह ये रोटेशनल एनर्जी लेवल यहाँ से यहाँ तक है, इसको फर्दर एनर्जी लेवल में जिस वक्त स्प्लिट करते हैं तो उनको हम वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल कहते हैं। और इसमें आप लोग जस्ट स्लाइटली अमाउंट एनर्जी की टेम्परेचर की प्रोवाइड करते हैं, तो जो मॉलिक्यूल है वो एनर्जी हासिल करेंगे और यहाँ से यहाँ तक मूव कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप लोग मॉलिक्यूल को कितनी एनर्जी प्रोवाइड करते हो। अगर ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हो तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ तक आसानी से जंप कर सकता है। अगर आप लोग उससे कम एनर्जी प्रोवाइड करते हो तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल का यहाँ से यहाँ तक मूव करना मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है कि वो यहाँ से यहाँ तक तो जंप नहीं करेगा, ना ही मोशन शो करेगा। वो यहाँ से यहाँ तक जंप कर सकता है या यहाँ से यहाँ तक जंप कर सकता है, और उस मोशन को हम रोटेशनल मोशन कहते हैं। इसका मतलब है कि जितनी हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, जितना टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, उस बेस पर ही मॉलिक्यूल की जो मूवमेंट है वो डिपेंड करती है कि कम एनर्जी प्रोवाइड करते हो या ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हो। और जितने टेम्परेचर ज़्यादा प्रोवाइड करोगे, इसका मतलब है कि उसकी मोशन ज़्यादा होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, और जितनी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल उतनी ही ज़्यादा स्पीड के साथ, उतनी ही ज़्यादा फोर्स के साथ मूव कर सकता है। और जब मॉलिक्यूल के पास एनर्जी इतनी हो कि वो काइनेटिक एनर्जी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर डोमिनेट आ जाए, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की कोशिश होती है कि मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ बाउंड होकर रहें। अगर उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है काइनेटिक एनर्जी, तो उस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर डोमिनेट आ जाती है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल गैस फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। जी साहब। सर जब रूम टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर हम ज़्यादा कम नहीं करें, तब भी मोशन होगा उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान, सॉलिड लिक्विड गैसेस का? क्या करेंगे सर रूम टेम्परेचर होगा, जब टेम्परेचर ज़्यादा कम नहीं करें हम, तब भी मोशन होगा इनके बीच में?
अगर आप लोग टेम्परेचर 0 पर भी लेकर जाते हैं, उस कंडीशन में भी मॉलिक्यूल के दरमियान मोशन होती है, उसको हम जस्ट वाइब्रेशनल मोशन कहते हैं। सॉलिड फेज में मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स या मोशन होती है उसको हम वाइब्रेशनल मोशन कहते हैं। और वाइब्रेशनल मोशन बिल्कुल स्लाइटली होती है, जिसमें मॉलिक्यूल अपनी पोजीशन को भी चेंज नहीं करता है, बस अपनी ही जगह पर थोड़ा सा इधर उधर हिलता है, इसके अलावा ज्यादा मूवमेंट शो नहीं करता है। ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग सॉलिड से लिक्विड फेज में कन्वर्ट करते हैं तो उस कंडीशन में उसकी मोशन और ज्यादा हो जाती है। लेकिन चाहे वो सॉलिड फेज में हो, चाहे वो लिक्विड फेज में हो, चाहे वो गैस फेज में हो, मॉलिक्यूल की मोशन होती है। ठीक ओके है। सर, थैंक यू। अब गैस मॉलिक्यूल जो होते हैं उनकी क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने की वजह से उनकी मोशन भी ज्यादा होती है। और गैस मॉलिक्यूल की जैसे आप लोगों ने पढ़ा है कि मूवमेंट जो है वो रैंडम होता है, वो अपनी मर्जी से कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं। और जिस वक्त हम लिक्विड और सॉलिड की बात करते हैं तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच ही रहते हैं, मूव करते हैं, लेकिन वो एक दूसरे मॉलिक्यूल से सेपरेट आउट नहीं होते हैं। इसके बाद है सॉलिड मॉलिक्यूल। सॉलिड मॉलिक्यूल को हम फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक में मॉलिक्यूल जो हैं वो एक ऑर्डर के साथ, स्पेसिफिक ऑर्डर के साथ एक दूसरे के साथ अरेंजमेंट में होते हैं। जिस तरह आप लोगों का मिड होता है तो मिड में आप लोगों से कह दिया जाएगा आप लोगों ने रोल नंबर वाइज बैठना है कि पहले 1 नंबर पर बैठेगा स्टूडेंट, उसके बाद सेकंड नंबर का, फिर थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का। तो उस कंडीशन में हमें ये पता होगा कि ये रोल नंबर वाइज एक तरतीब के साथ बैठे हुए हैं। इस तरह तरतीब वाइज मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट को हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। और इसमें एग्जांपल जो आती हैं वो साल्ट्स की आती हैं और डायमंड की आती है। डायमंड में और जितने भी साल्ट आप लोग देखते हो, जिस तरह सोडियम क्लोराइड है, जिंक सल्फेट है, ये सारे साल्ट जो हैं वो क्रिस्टलाइन इन नेचर में होते हैं। उनमें एटम्स जो हैं एक स्पेसिफिक ऑर्डर के साथ एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। और अगर आप लोगों से जस्ट ये कह दिया जाए कि ये आप लोगों का रूम है और आप लोगों का मिड होना है, तो आप लोगों ने अपनी मर्जी से बैठना है। अब एक रोल नंबर के साथ हो सकता है 10 रोल नंबर साथ में बैठ जाए, या हो सकता है कि 12 रोल नंबर वाला स्टूडेंट जो है वो एक नंबर के साथ बैठ जाए, और आगे से फिर 2 रोल नंबर शुरू हो जाए, 2 रोल नंबर वाले के साथ जो है वो 20 रोल नंबर वाला स्टूडेंट बैठ जाए। तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल का या आप लोगों की सिटिंग प्लेस जो है वो प्रॉपर ऑर्डर में नहीं होगी। ठीक है। अगर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ एक स्पेसिफिक ऑर्डर के साथ अटैच होंगे तो उस सॉलिड को हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। और अगर किसी सॉलिड मॉलिक्यूल में, सॉलिड मटेरियल में मॉलिक्यूल स्पेसिफिक ऑर्डर के साथ अटैच नहीं होते, रैंडमली अटैच होते हैं, तो उस मटेरियल को हम एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। वो वाला सॉलिड जिसमें मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ स्पेसिफिक ऑर्डर में अटैच होते हैं उसको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। और इसके एग्जांपल साल्ट्स आती हैं और डायमंड की है। और वो वाले सॉलिड जो रेंडमली, जिसमें मॉलिक्यूल जो है एक स्पेसिफिक पैटर्न के साथ नहीं अटैच होते, उसको हम एमॉर्फस सॉलिड होते कहते हैं। और इसकी एग्जांपल जो है वो प्लास्टिक्स की आती है और ग्लास की आती है। इसके बाद ये आप लोगों के पास पिक्चर नजर आ रही है जिसमें मॉलिक्यूल जो है एक स्पेसिफिक ऑर्डर के साथ अटैच है। पहले ये ए है, उसके बाद ये बी है, फिर ए है, फिर बी है, यानी कि एक पैटर्न के साथ है। और आप लोग आसानी से देख सकते हैं कि मॉलिक्यूल के जो पैटर्न है वो बिल्कुल रेगुलर है। ठीक है। और अगर
यही मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता है इमार्फस नेचर में, तो उस कंडीशन में यही जो पैटर्न है वो खत्म हो जाता है। यानी कि मॉलिक्यूल अगर एक स्पेसिफिक ऑर्डर के साथ ना हो, इस तरह अरेंजमेंट हो, अब इसमें तो नहीं हो, कंफर्म नहीं है जी जैनब। सर अगर हम डेली लाइफ एग्जांपल है, लाइक अगर सॉलिड टेबल है तो उसमें मॉलिक्यूल्स क्रिस्टलाइन होंगे या अमॉर्फस? किसकी एग्जांपल है? सॉलिड टेबल की या सॉलिड चेयर की? सॉलिड चेयर, ये डिपेंड, क्योंकि ये तो एक ही चीज का बना है ना। मसला उसमें आता है जिसमें मॉलिक्यूल डिफरेंट होते हैं। अब वुड जो है मोस्टली एक ही चीज है, अब एक चीज में एक के साथ एक नहीं अटैच होना। और ये वाले जो सॉलिड हैं ये उस कंडीशन में है जिसमें डिफरेंट एटम एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। अब जिस तरह आप पॉलीमर की बात करते हैं तो उस कंडीशन में भी एक मोनोमर नहीं होता है, एक चीज नहीं होती है, उसके साथ डिफरेंट मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। अब साल्ट जो है जिस तरह सोडियम क्लोराइड है, अब इसमें एक सोडियम अलहदा है, क्लोराइड अलहदा है, और उसका अरेंजमेंट के लिहाज से हम चेक करते हैं। जी दुआ। सर तो सिर्फ कार्बन है ना? सॉरी, डायमंड में तो सिर्फ कार्बन है ना सर? जी जी। तो यू शुड अंडरस्टैंड कि सॉल्ट में जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं आयंस, उसकी वजह से अरेंजमेंट आती है, और डायमंड इज बिकॉज ऑफ द प्रेशर। असल में कुछ ये भी आता है कि मॉलिक्यूल्स जो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं उनका पैटर्न भी रेगुलर है या इरेगुलर है, क्योंकि डायमंड कार्बन की डिफरेंट फॉर्म है। जिस तरह आप लोगों ने ग्रेफीन की फॉर्म भी वो भी कार्बन की ही है, डायमंड जो है वो भी कार्बन की ही फॉर्म है। इसके साथ कार्बन 60 होता है साइक्लिक फॉर्म में, वो भी कार्बन की ही फॉर्म होती है। जिस तरह आप लोग डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म पढ़ते हैं तो उसमें मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट डिफरेंट होती है, और उस मॉलिक्यूल का एक दूसरे के साथ अटैच होने का जो पैटर्न है उसको हम देखेंगे कि वो एक रेगुलर पैटर्न है। यानी कि ये जो इनकी शेप है, बाद में टेट्राहेड्रल होती है, बाद में क्यूबिक होती है, बाद में राउंडिक होती है, उस शेप के लिहाज से एटम्स या मॉलिक्यूल जो हैं वो एक दूसरे के साथ सेम ऑर्डर में अटैच हैं या डिफरेंट ऑर्डर में अटैच हैं। अगर वो सेम ऑर्डर में यानी कि एक ही शेप बना रहे हैं, जिस तरह या तो राउंडिक बना रहे हैं या क्यूबिक बना रहे हैं या ऑर्थोराउंडिक बनाते हैं, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि इस कंडीशन में मॉलिक्यूल स्पेसिफिक ऑर्डर के साथ अटैच हैं। तो अगर मॉलिक्यूल कुछ जो हैं वो राउंडिक बनाते हैं, कुछ क्यूबिक बनाते हैं, कुछ ऑर्थोराउंडिक बनाते हैं या कोई और शेप बना देते हैं, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि ये इमॉर्फस इन नेचर में है, इनका स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है। दुआ, ये कह सकते हो प्रेशर की वजह से आप लोग मार्फोलॉजी चेंज कर सकते हो। आप लोग ये नहीं कह सकते कि मार्फोलॉजी की वजह से हर कंपाउंड की मार्फोलॉजी सेम हो सकती है। मार्फोलॉजी चेंज की जा सकती है, वो टेम्परेचर की वजह से भी चेंज की जा सकती है, प्रेशर की वजह से भी चेंज की जा सकती है, या आप लोग वॉल्यूम या इस तरह का जो फैक्टर हैं उनको अप्लाई करते हो, उसकी वजह से भी मार्फोलॉजी चेंज की जा सकती है। लेकिन आप लोग ये नहीं कह सकते कि इसकी मार्फोलॉजी ये स्पेसिफिक प्रेशर की वजह से ही डिफरेंट है।
सर ये बट क्रिस्टल होती है, इनमें वो टेम्परेचर की वजह से मॉर्फोलॉजी चेंज की जाती है ना, वो बेटवीन हो जाती है क्रिस्टल में और तो अमॉर्फस में। देखें, जब भी आप लोग Properties। प्रेशर अप्लाई करते हो, प्रेशर का बेसिक पर्पस देखें, ये आपके पास क्रिस्टलाइन नेचर है। अगर आप लोग इसमें प्रेशर अप्लाई करते हो, जाहिर है आप लोगों ने प्रेशर अप्लाई करना है, तो ये मॉलिक्यूल जो है वो स्प्रेस होंगे, और जिस वक्त ये स्प्रेस होंगे तो कुछ मॉलिक्यूल नीचे की तरफ, ये जो आप लोगों के पास मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट है, इन्होंने साइड पर होना, और उस कंडीशन में ही ये मॉलिक्यूल नीचे की तरफ आएंगे और ये मॉलिक्यूल इस साइड पर मूव करेगा। उस कंडीशन में प्रेशर की वजह से जो ओरिजिनल इसकी अरेंजमेंट थी वो टोटल डिफरेंट होती है, यानी कि ये मॉलिक्यूल इधर आके नीचे अटैच हो जाएगा। अब ऊपर वाले से नीचे चला गया और ये लेयर जो है वो नीचे की तरफ धकेलेगी बाकी मॉलिक्यूल को, तो उस कंडीशन में इसकी मॉर्फोलॉजी ओरिजिनल की निस्बत डिफरेंट होगी। ये आप लोग कह सकते हो कि मॉर्फोलॉजी को, मॉलिक्यूल के ऑर्डर को प्रेशर की वजह से या टेम्परेचर की वजह से चेंज कर सकते हैं, कि एक अरेंजमेंट से दूसरे अरेंजमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे वो प्रेशर के जरिए आप लोग चेंज कर दो, चाहे वो टेम्परेचर की मदद से चेंज कर दो, क्योंकि जिस वक्त टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो उस कंडीशन में भी मॉलिक्यूल को एनर्जी हासिल होती है, और जिस वक्त मॉलिक्यूल को एनर्जी हासिल होगी तो उस कंडीशन में भी इन्होंने मूव करना है, और जिस वक्त ये मूव करेंगे तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन से लेफ्ट या राइट डायरेक्शन में मूव करेंगे। जी सोहा। सर अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑर्डर्ड होते हैं, तो अगर हम पोजीशन चेंज कर देते हैं तो जी प्रेशर, ज्यादा प्रेशर वॉल्यूम से, तो वो अमॉर्फस सॉलिड में भी कन्वर्ट हो सकता है ना, क्योंकि फिर हो उनकी तो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, जी। क्योंकि उसके बाद फिर हम दोबारा से उसके अरेंजमेंट को चेक करेंगे और उसके बाद फिर दोबारा से चेक करेंगे कि वाकई, अब ये भी हो सकता है वो क्रिस्टलाइन नेचर में ही रहें, लेकिन उसकी अरेंजमेंट टोटल ही चेंज हो जाएगी। जैसे अगर 3 मॉलिक्यूल हैं और उनका ऑर्डर जो है वो है ए बी सी, ये पैटर्न है, उसके बाद फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा। अगर आप लोग प्रेशर अप्लाई करते हो या टेम्परेचर अप्लाई करते हो तो उस कंडीशन में ये भी हो सकता है कि उसका पैटर्न ये हो जाए कि ए आए पहले, उसके बाद सी हो, फिर बी हो, फिर दोबारा से ए आए, फिर सी हो, फिर बी हो, उसके बाद फिर ए आए, फिर सी हो, फिर बी हो। अब इसकी अरेंजमेंट इसकी निस्बत तो डिफरेंट है, लेकिन इसका ऑर्डर तो सेम है, फिर भी एक पैटर्न के साथ ही मॉलिक्यूल अटैच है। अगर ये इस तरह हो जाता है कि एक में जो है ए बी सी ऑर्डर आ जाए, दूसरे में बी सी ए ऑर्डर आ जाए, या ए सी बी ऑर्डर आ जाता है, तो उस कंडीशन में ये अमॉर्फस नेचर हो जाएगा। अगर उसके बाद भी ये स्पेसिफिक ऑर्डर में ही रहते हैं मॉलिक्यूल के अरेंजमेंट, तो उस कंडीशन में क्रिस्टलाइन नेचर में ही रहेंगे, और टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से इसकी मॉर्फोलॉजी को हम चेंज कर सकते हैं। सही। ठीक है सर टाइम हो गया, सर टाइम हो गया, अगली क्लास है, का लिंक आ गया तो अटेंडेंस लगा ले। ठीक है, मैं लगा लेता हूँ। काइंडली सर मेरी अटेंडेंस लगा दे, बस आपकी ज्वाइन अटेंडेंस लगा दो। अजवा, अजवा, यस सर, यस सर। अमाइम, अमाइम अबूजर, अंसा याकूब, बरीरा, मरियम महमूद, प्रेजेंट सर, प्रेजेंट मरियम महमूद प्रेजेंट। ओके मरियम। मोहम्मद अफजल, प्रेजेंट सर। मोहम्मद मोहसिन फारूक, मोहम्मद रिजवान, प्रेजेंट सर। विदा जैनब, प्रेजेंट सर। सैयद ओन रजा। और आप लोगों का क्विज है, सॉरी मिड है, या तो आप लोगों का मंडे को
8 बजे अगर कंबाइन क्लासेस का हुआ तो उस कंडीशन में आप लोगों का मिड जो है वो मंडे को 8 बजे होगा। अगर ये कंबाइन ना हुआ, परमिशन ना मिली कंबाइन होने की, तो उस कंडीशन में आप लोगों का मिड जो है फाइनल मिड फ्राइडे को 8 बजे होगा। सर इस फ्राइडे को? इस फ्राइडे को। सर ये ना करें सर, अगले वीक में ले लें। चलें फिर ट्यूसडे को 8 बजे होगा। सर ट्यूसडे ठीक है, ट्यूसडे 8 बजे ठीक है सर। इस फ्राइडे चलें को ठीक है, ठीक है, थैंक यू ठीक, सर। अल्लाह हाफिज़। सिलेबस में हमारे 14 लेक्चर्स है ना टोटल? हाँ टोटल नहीं 15 लेक्चर तक हैं, यानी कि 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। सर 15 तो आज वाला था ना? सॉरी, आज हमने जो चैप्टर शुरू किया है वो 11वां है। यस सर, तो 14 लेक्चर्स होंगे ना टोटल? हाँ लेक्चर जो है आप लोगों को 14 होंगे। ठीक हो गया सर। और 2 चैप्टर है ना, चैप्टर 9 और 10? चैप्टर 2 हैं। ओके सर, थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़। कब है? अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।